Hello students. Today we will study the chapter How do organisms reproduce और इस चैप्टर का one of the most important topic that is double fertilization. Double fertilization किस में आता है? Sexual reproduction in flowers यानी कि plants में. फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एज वी नो दैट प्लांट्स में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर्स के थ्रू होता है. फ्लावर्स में देखा गया कैसे. फ्लावर्स में एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको कहा जाता है क्या, स्टेमन. ये जो स्टेमन इसके दो भाग से, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर. एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, मेल गैमेट. दूसरा अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज द कार्पेल. इसको कार्पेल कहते हैं या फिर पिस्टल भी कहा जाता है. इसके सिमिलर पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. फिर ओव्यूल के अंदर फर्दर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एंटीपोडल सेल्स. This one is the polar nuclei. These sides are the synergids. और ये सेंटर वाला क्या है, egg cell. यहाँ तक का फाइन क्लियर है सबको. Now आगे बढ़ते हैं. अब कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द स्टिग्मा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. So transfer of pollen grains from the anther to the stigma और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, pollination. अब pollen grains एक बार डिपॉजिट हो गए from the anther to the stigma, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, pollen grains germinate होंगे. germinate होंगे और इनमें से क्या निकलेगी, pollen tube. ये pollen tube कैरी करेगी दो मेल गैमीट. अब ये जो pollen tube है दो मेल गैमीट्स कैरी करते हुए दिस विल ग्रो टुवर्ड्स द ओव्यूल. एक बार ये पोलन ट्यूब आपकी ओव्यूल तक ग्रो कर गई, अब आगे क्या होगा, वन ऑफ द मेल गैमीट, दो मेल गैमीट्स थे, इनमें से एक जो मेल गैमीट है, सो वन ऑफ द मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग सेल. एग सेल जो क्या है, फीमेल गैमीट. एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा विद द फीमेल gamete, and what will it form, zygote. Male gamete में haploid number of chromosomes होते हैं, half the number of chromosomes. Females में भी again half the number of chromosomes. And zygote में होता है diploid number of chromosomes यानी complete set. यही zygote जो form है further divide करेगा and it will form what, embryo. एक मेल गैमीट फ्यूज कर गया विद द फीमेल गैमीट, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी. दिस इज नोन एज सिनगैमी. एक स्टेप हो गया सिनगैमी. अब दूसरे मेल गैमीट का क्या हो, दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा विद दिस पोलर न्यूक्लियाई. सो जो अनदर मेल गैमीट है, दो मेल गैमीट से, अब ये दूसरा वाला मेल गैमीट ये फ्यूज करेगा किसके साथ, विद द पोलर न्यूक्लियाई जिसमें ऑलरेडी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म 3N. ये कोई जाइगोट तो बन नहीं सकता. एंडोस्पर्म का काम क्या है, इस एम्ब्रियो को, जो कि एम्ब्रियो क्या है, आपका फ्यूचर प्लांट, इसको नरिश करना जब तक कि कंप्लीट प्लांट ना बन जाए, जब तक इसके खुद के स्टेम, रूट्स, लीव्स ना आ जाए, तब तक इसे न्यूट्रिशन मिलता है किससे, एंडोस्पर्म से. और मेल गैमीट का फ्यूजन विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन. सो बोथ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन्हें एक साथ क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन. क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा पर पहुंचते ही ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं. पोलन ग्रेन्स में से निकलती है पोलन ट्यूब. जैसे ही पोलन ग्रेन्स में से पोलन ट्यूब निकलती है, ये पोलन ट्यूब कैरी करती है
2 मेल गैमेट, इसमें से एक मेल गैमेट यूज कर जाता है विद द एग सेल दैट इज द फीमेल गैमेट एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट जो कि फ्यूचर में जाके एम्ब्रियो बनने वाले जो फ्यूचर प्लांट होगा। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूज हो जाता है, एंडोस्पर्म फॉर्म करता है जो बदले में इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, will nourish embryo, polar what endosperm। और ये synergids का क्या फंक्शन है? synergids एक सेल को फीमेल गैमेट को तब तक नरिशमेंट देंगे, तब तक न्यूट्रिशन देंगे जब तक वो फर्टिलाइज ना हो जाए। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद synergids का कोई रोल नहीं है, they will degenerate। एंटीपोडल सेल्स जो है इस तरह ऑपोजिट पोल पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। Till now, proper function of these cells is not discovered. Okay? So ये पूरा क्या था आपका डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, जो कि क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्पेशली इसका ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन जो है ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, all these kinds of diagrams are asked in the exam. Even double fertilization itself is a very important topic, so do not skip this topic. I hope so this topic is clear to all of you. So thank you students. Hello students. आज हम पढ़ेंगे other most important topic of how do organisms reproduce, that is the male and the female reproductive system in humans. तो humans में male और female reproductive system की बात करते हैं। Male reproductive system की अगर हम बात करें तो जो human male reproductive system है testis, इसका main reproductive organ। टेस्टिस के दो फंक्शन, पहला फंक्शन क्या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और दूसरा फंक्शन है टेस्टिस का रिलीजिंग द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस के दो फंक्शंस हैं, वन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड द अदर इज रिलीज ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अगर अपन बात करें टेस्टिस जो होते हैं लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी in a muscular bag called scrotum. Outside the abdominal cavity हमारी बॉडी दो कैविटीज में डिवाइडेड है, डायफ्राम से ऊपर का पार्ट thoracic cavity एंड डायफ्राम से नीचे का पार्ट abdominal cavity। तो abdominal cavity के आउटसाइड टेस्टिस लाई करती है in a muscular bag that is called scrotum to keep the temperature 2 to 3 degrees Celsius lower than the normal body temperature। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखना जो कि जरूरी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब स्पर्म्स क्या है? स्पर्म्स आर द मेल गैमेट। अगर अपन स्पर्म के स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये जो रीजन होता है दिस इज नोन एज द हेडर रीजन। यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द टेल ऑफ द स्पर्म। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? इसका हेड पीस। दिस वन इज द मिडल पीस एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट टेल। जो फ्रंट वाला पार्ट होता है स्पर्म का, इतना टेल का फ्रंट वाला पार्ट, दिस इज नोन एज एक्रोसोम। इसको एक्रोसोम कहा जाता है। स्पर्म में ये न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब टेस्टिस में जैसे ही स्पर्म्स फॉर्म होते हैं टेम्परेरीली दे आर स्टोर्ड इन द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के ऊपर एक छोटा सा कॉइल्ड ट्यूब है जिसमें स्पर्म्स टेम्परेरीली स्टोर हो जाते हैं। फ्रॉम द एपिडिडाइमिस देन इट मूव्स टू द वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में मूव करते टाइम दे रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम टू ग्लैंड्स दैट्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स स्पर्म्स में अपना सेक्रीशन ऐड कर देते हैं। सो स्पर्म्स along with the secretions, what does they form? Semen। So sperm secretions के साथ क्या फॉर्म करती हैं? semen फॉर्म। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? Now, एक बार ये प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनल वेसिकल से secretions ले लें और क्या बन जाए? semen। Then what happens here? Vas deferens unites with the urethra। Vas deferens और urethra unite होके एक common duct form करते हैं जिसको urogenital duct भी कहा जाता है, which is a common passage for both urine and semen।
So this is how the whole male reproductive system works. टेस्टिस में स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं, एपिडिडाइमस में टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। इसके बाद एपिडिडाइमस के बाद जाते हैं कहाँ, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में मूव करते टाइम वो रिसीव करते हैं सेक्रीशंस फ्रॉम प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स से जो स्पर्म सेक्रेशंस रिसीव कर लेते तो बन जाते सीमेन। सीमेन when it comes then urethra unites with vas deferens forming urogenital duct, that is a common passage for both urine and semen. This is the function of the male reproductive system. Now next we will talk about the female reproductive system in humans. Female reproductive system के following parts होते हैं: vagina, cervix, uterus, ovary, infundibulum, जो front part होता है the fallopian tube, fallopian tube जिसको oviduct भी कहा जाता है, fallopian tube का एक region होता है that's called the ampulla region. Now how does it work? Ovary main female reproductive organ. Ovary release करती है क्या, ovum. ये जो ovum ovary release करती है, ovary releases one ovum every month. Ovary ovum release करती है and it is received by infundibulum. Infundibulum जब इस ovum को receive करता है then it reaches the fallopian tube. Fallopian tube में जैसे ही ovum पहुंचता है तो fallopian tube की ये जो ampulla region है यहीं पर क्या होता है, fertilization, यानी कि ovum fuse होता है with the sperms. अगर ovum fuse हो जाए with the sperms then what will it form? Zygote will be formed. Zygote continuously divide करेगा, embryo form करेगा. Embryo फिर implant होता है in the uterus, the walls of the uterus. This we see, these are the walls of uterus that are made up of blood and blood vessels. ये uterus के जो walls हैं इसमें embed हो जाता है क्या, embryo, and then it starts developing. अब vagina और uterus के बीच में जो narrow path है that's known as the cervix. So this is whole about the female reproductive system. Sperms fuse होते हैं in the ampulla region of the fallopian tube, क्योंकि question बहुत prominently पूछा जाता है, where does fertilization takes place in humans या in human females? So fertilization takes place in the fallopian tube, and fallopian tube may be more specific. If we talk about, it is the ampulla region of the fallopian tube, जहाँ पर fertilization होता है and zygote form होता है, जो further 1 week तक divide होकर क्या बनता है, embryo. Embryo फिर implant हो जाता है in the walls of the uterus. It starts developing, form a fetus, and in the 9 months the whole fetus is formed. This is how the female reproductive system works. I hope this is clear to all of you. So male reproductive system का major part क्या है, testis, जो कि form करता है testosterone hormone और sperms. Similarly female reproductive organs का ये system का major organ is ovary, जो कि क्या form करती है, ovum, and साथ ही साथ 2 hormones भी form करती है, that is estrogen and progesterone. अब हमें gametes का function तो पता है कि sperm gamete है, ovum is a gamete. टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है यहाँ पर मेल्स में, ये हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सिमिलरली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सो दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे another important topic of how the organisms reproduce, that is development of the एम्ब्रियो. कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें, हमें पता है जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है क्या बन जाता है, जाइगोट. जाइगोट 1 वीक तक कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जैसे ही जाइगोट बनाता है ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, जैसा कि हमने पढ़ा था इन लास्ट वीडियो. अब ये एम्ब्रियो फर्दर कैसे डेवलप होता है, From 1 week till the next 2 months जो डेवलप होता है that is called the embryo, क्योंकि इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं they are not clearly visible, not clearly formed. After 2 months, from the 3rd month till the end, all the body organs are properly developed. बिल्कुल fully properly developed हो जाते हैं body organs, and when these body organs are properly developed then it forms what, a fetus. जिसमें अपन clearly देख सकते हैं कि organs कौन से, embryonic stage में नहीं समझ में आता.
बट फीटस स्टेज में समझ में आ जाता है दैट विच पार्ट इज फॉर्मिंग, कौन सा हेड रीजन है, कौन सा फीट रीजन। सो दिस इज अ फीटस। अब जो फीटस होता है, फीटस इज सराउंडेड बाय बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एमनियोटिक बैग कहते हैं। इस बैग के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ ये जो फीटस है, इट इज कनेक्टेड टू द मदर्स बॉडी बाय प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा फीटस को कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा कनेक्ट द फीटस टू मदर्स बॉडी। मदर की बॉडी के साथ क्या करता है, फीटस को कनेक्ट करता है। क्लियर? ना तो फीटस टू द मदर्स बॉडी के बीच में कनेक्शन कौन फॉर्म कर रहा है, प्लेसेंटा। नाउ ये जो प्लेसेंटा है, ये फीटस से कैसे कनेक्टेड है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटस को कनेक्ट कर देता है टू द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फीटस रिसीव करता है न्यूट्रिएंट्स। सो फीटस रिसीव्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। फर्दर ये जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ये 92% वाटर होता है, बाकी बचा हुआ 8% ये होता है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें इवन क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है कि पहली चीज ये फीटस को मदद करता है मूवमेंट, जिससे इसके मसल्स प्रॉपरली फीटस के डेवलप हो सके। एंड दूसरा इवन ये भी सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द फीटस। अब ये प्लेसेंटा का भी फंक्शन मेन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। प्लेसेंटा मेजर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू द फीटस, साथ ही साथ जो वेस्ट हो उसको भी फ्रॉम द फीटस टू द मदर्स बॉडी पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा। सो दिस इज हाउ अ फीटस इज डेवलप्ड। पहले क्या बना, जाइगोट 1 वीक तक, देन इट विल फॉर्म व्हाट, फर्स्ट व्हाट विल फॉर्म, जाइगोट। जाइगोट आफ्टर 1 वीक क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो। आफ्टर 2 months what will be formed, fetus. Then the whole period after excluding 3 months to the next 7 months तक क्या रहेगा, वो फिर फीटस के फॉर्म में till it's not born। जाइगोट एक सिंगल सेल है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में ऑर्गन्स क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। अब ये एम्ब्रियो 2 months के बाद क्या बनेगा, फीटस। फीटस इस तरीके से बनता है जिसमें ऑर्गन्स क्लियरली विजिबल रहते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ये फीटस अपना न्यूट्रिशन रिसीव करता है, वेस्ट को थ्रू आउट करता है। प्लेसेंटा जो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये कनेक्टेड होता है टू द फीटस बाय दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर? एंड फीटस के अराउंड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड द एमनियोटिक बैग। अब ये जो पूरा पीरियड ऑफ डेवलपमेंट होता है the fetus, this is known as the gestation period। मतलब जाइगोट के फॉर्मेशन से लेकर पूरा till the birth, this whole period is known as the gestation period, which is of 9 months, or we could say it's about 36 to 38 weeks or 280 days. That is whole gestation period in humans। अलग अलग organisms, अलग अलग animals में different gestation period होता है। And this we are talking about the gestation period in humans। So the next topic that we'll study is sexually transmitted diseases, that is STDs, sexually transmitted diseases। अब sexually transmitted diseases जो है, इसमें 2 diseases are caused by bacteria, that is syphilis and the next one is gonorrhea। syphilis की बात करें, इसको जो बैक्टीरिया कॉज करता है दैट्स ट्राइपोनेमा पैलिडियम। ट्राइपोनेमा पैलिडियम नाम का बैक्टीरिया, ट्राइपोनेमा पैलिडियम causes syphilis, syphilis and gonorrhea। It's caused by Neisseria gonorrhea। दोनों ही
बैक्टीरियल डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स। अगर हम सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस के सिम्टम्स में होते हैं पेन इन द जेनिटेलिया, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, pus formation in the genitalia, all these are the symptoms of syphilis and इनका ट्रीटमेंट जो रहता है that is the antibiotic ampicillin. Similarly, अगर अपन गोनोरिया की बात करें, गोनोरिया में भी again pain in the genitalia, then pus formation, pus discharge, all these are the symptoms of gonorrhea and it is treated by tetracycline. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? Tetracycline, that is an antibiotic, and syphilis का ट्रीटमेंट क्या है? Ampicillin. लगभग सिमिलर रहते हैं इनके, क्या कहते हैं अपन, सिम्टम्स, जैसे कि पेन इन द जेनिटेलिया, पस फॉर्मेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, burning sensation, all these are somewhat common symptoms in both of them. Syphilis is caused by trichonema, that we have to remember, and ampicillin is the treatment for it. Similarly, gonorrhea, Neisseria gonorrhea, and the treatment is tetracycline. Next, to viral diseases, because in that way also it could be asked. So viral diseases की अगर अपन बात करें, the first one is warts. Warts को genital warts भी कहा जाता है. That is caused by human papilloma virus. Human papilloma virus. A warts is formed, a lesion or a warts is formed in the genitalia, and इसका सिर्फ एक ही treatment है. That is cryosurgery. Another viral disease that's caused is the most common one, जिससे question definitely आता है. That is AIDS. AIDS का full form acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. It is caused by HIV. That is human immunodeficiency virus. The acquired immunodeficiency syndrome AIDS, it's caused by HIV, that's human immunodeficiency virus. ये जो वायरस ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है. हमारे WBCs में जो हमारे लिम्फोसाइट्स रहते हैं उनमें भी कौन से सेल्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? It affects the lymphocytes जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, and that also T lymphocytes. T lymphocytes को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. तो ये अपने आप में कोई डिजीज, इसका कोई पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि डिजीज का कोई पर्टिकुलर सिम्टम, पर आपके इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि अगर एक पर्सन को नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी हो जाए तो भी वो डिजीज बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है. मतलब इट कैन टर्न इनटू निमोनिया, या फिर एक फीवर भी है, फीवर इज नॉट गोइंग क्योंकि इम्यून बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है. एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही लंबा, यानी कि डिजीज अगर इंटर हो गया ये वायरस आपकी बॉडी में 2 years तक इसको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा. एड्स के लिए फिलहाल तो कोई भी क्योर नहीं है, पर हाँ सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर इट. देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर एड्स, राइट. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के साथ साथ एड्स के केस में ऐसा है कि ये और भी मेथड से स्प्रेड होती है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन, जिस पर्सन को ऑलरेडी एड्स है, उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज हो जाए देन ऑल्सो इट कैन कॉज अ डिजीज. तभी हमेशा ब्लड जो है एक रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से लेना चाहिए, एंड जब इवन ब्लड लिया भी जाता है तो ऑलरेडी दैट ब्लड इज टेस्टेड फॉर HIV. इसके अलावा फ्रॉम द मदर टू द इन्फेंट ऑल्सो दिस कैन पास. मतलब अगर मदर को ये डिजीज है तो उसके चाइल्ड में, फीटस में, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एट दैट टाइम इट कैन स्प्रेड टू द फीटस. इसके अलावा जो बार्बर शॉप्स रहती हैं वहाँ पर जो यूज नाइफ्स एंड ऑल रहते हैं, जो सिजर्स रहते हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है, इट्स यूज ऑन अ पर्सन हैविंग एड्स, एंड वही अगर हमारे ऊपर भी यूज किया जाए टू अ हेल्दी पर्सन, सो क्या होगा, डिजीज स्प्रेड होगी थ्रू दैट ऑल्सो, बिकॉज ब्लड लगा होता है अगर कहीं कट्स एंड ऑल आए, एंड इफ इट्स नॉट प्रॉपरली सैनिटाइज्ड एंड वॉश्ड द बार्बर्स इंस्ट्रूमेंट्स. इसके अलावा जो सिरिंजेस रहती हैं, अगर कंटामिनेटेड सिरिंज
मतलब एक ही इंजेक्शन, ये जो सिरिंजेस रहते हैं, अगर मान लो एक ही सिरिंज से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वैक्सीन लगाया गया है, ये मेडिसिन लगाई गई जिसको एड्स है, एंड सेम वही सिरिंज यूज करके किसी हेल्दी पर्सन को लगाया जाए तो उसमें भी एड्स स्प्रेड हो सकता है। तभी जब भी अपन वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि हमें ध्यान रखना चाहिए whether they're disposing the syringes or not, whether they're opening a new syringe for us or not. That is the reason. Because AIDS खाली sexually transmitted disease नहीं है, इसके और भी ज़्यादा ways होते हैं of spread. And it is one of the most important topic जिसे usually question पूछा जाता है. That is from AIDS. I hope so this topic is clear to all of you. Okay, so thank you students.